दोस्तों आज मैं एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ जिसमें हम देखते हैं कि एक ऐसा गांव जहाँ पर सारी औरतें अपनी फेस पर पर्दा से ढकी हुई होती है। अगर गलती से भी किसी औरत ने अपना फेस दूसरा को दिखा दिया तो उस औरत को अपनी जान देनी पड़ती थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए नए मूवी का एक्सप्लेनेशन मिलता रहे। दोस्तों कहानी शुरू होती है गांव के एक त्योहार से। पूरा गांव ज्वाला अम्मा की पूजा की तैयारी में जुटा हुआ था। इसी बीच हम देखते हैं कि सुब्बू नाम की एक लड़की दुकान से सामान खरीद रही होती है। वहां पर हर औरत ने चेहरे को पर्दा से लपेट के रखी हुई थी। वहीं सुब्बू के पिताजी खुद पर्दा बेचने का काम करता है। वह गला फाड़ फाड़ कर लोगों को अपने पास बुलाते हैं। लेकिन सुब्बू समझती है कि ऐसे चिल्लाने से उसके फादर का गला खराब हो जाएगा। तभी उसका होने वाला पति राजेश उसके पास आता है और प्यार से उसके हाथों में चूड़ियां पहनाने लगता है। लेकिन सुब्बू उसे डांट कर वहां से भगा देती है। वहीं गांव के लोग ज्वाला अम्मा नाम की एक देवी को पूजा कर रहा होता है। उनकी मूर्ति का चेहरा भी पर्दे से ढका हुआ था। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी हुई है। सालों पहले ज्वाला अम्मा एक बहादुर योद्धा थी। वह अपने शिष्यों को लड़ना सिखाती थी। एक दिन उनके एक शिष्य को सांप ने काट लिया। उस वक्त ज्वाला अम्मा गर्भवती थी। लेकिन बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उस बच्चे को घोड़े पर बैठकर वैद्य के पास ले जाने लगा। वहीं रास्ते में 4 अजनबी उससे मिले। उन्होंने कहा, गर्भवती होकर घोड़े पर बैठना बहुत ही डेंजरस है, हमारे साथ गाड़ी में आ जाओ। ज्वाला अम्मा भी उसके बात मान गई और वो उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठ गई। लेकिन उन लोगों का इरादा कुछ और ही था। वो उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। ज्वाला अम्मा ने पूरी ताकत से उनके मुकाबला किया, लेकिन वो दरिंदे उस पर भारी पड़ रहा था। उन्होंने ज्वाला अम्मा को जिंदा आग लगा दी। आग में जलते हुए भी ज्वाला अम्मा उन दरिंदों को जान से मार दिया और वो पास के कुएं में कूद गई। गर्भवती ज्वाला अम्मा की मौत से उस गांव के लिए एक श्राप बन गया। उसके बाद गांव में जितने भी बच्चे पैदा होता था वो सारे के सारे बेजान ही जन्म लेते थे। जब पूरा गांव तबाह होने लगा तो लोगों ने ज्वाला अम्मा की पूजा शुरू कर दी। इसी बीच एक दिन अचानक एक बड़ा सा कपड़ा हवा में उड़कर आया और ज्वाला अम्मा की मूर्ति के चेहरे पर गिर गया। गांव वाले ने भी इसे देवी का संकेत ही माना। उन्होंने कसम खाई कि अब से इस गांव की कोई भी औरतें अपना चेहरा बाहर नहीं दिखाएगी। तभी से वहां एक अखंड ज्योति जलने लगी। और हैरानी की बात यह थी कि उसके बाद से उस गांव के बच्चे मरना भी बंद हो गया। लेकिन वो नियम बहुत ही गांव वाले पर भारी पड़ने लगा, क्योंकि वहाँ के एक नियम बन गया था कि अगर किसी औरत का चेहरा गलती से भी किसी ने देख लिया तो उस औरत को उसी कुएं में कूदकर अपनी जान देनी होगी जिसमें ज्वाला अम्मा कूदी थी। और उसी गांव में सुब्बू रहती है। वह पर्दा बेचने के लिए अपने पिता के लिए वो एक नया वॉइस रिकॉर्डिंग तैयार करती है ताकि उसके फादर को जोर जोर से चिल्लाना न पड़े। वहीं उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी सगाई होने वाली है उसका बचपन का प्यार राजेश से। लेकिन दोस्तों एक दिन तेज हवा चलती है और सुब्बू के पर्दा चेहरे से हट जाता है। ये देख वो घबरा जाती है और चारों तरफ देखती है कि कहीं किसी ने उसे देखा तो नहीं। वो जल्दी जल्दी से अपना चेहरा ढक लेती है। वहीं उसकी सहेली उसे समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर आसपास कोई नहीं है, किसी ने भी उसे नहीं देखा। लेकिन सुब्बू वहाँ पर बहुत ही डरी हुई थी। वो घर आकर अपने पिताजी से बोलती है कि उसे एक नया पर्दा चाहिए और साथ ही उन्हें याद भी दिलाती है कि सगाई में उसके दोस्त रत्नम को जरूर ही बुलाना। अब यहाँ से हम रत्नम को देखते हैं। रत्नम अपने पति और बच्चे में इतने बिजी होती है कि उसके लिए कहीं पर जाना लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन इस बार उसने जिद पकड़ ली थी कि वो सुब्बू के फंक्शन में जाएगी और ये सुनकर आखिरकार उसका पति मान जाता है और वही रत्नम सगाई में जाने की तैयारी करने लगती है। तभी यहाँ पर हम गाँव में एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम है गौरी। वह अभी अभी जवानी के दहलीज पर कदम रख रही थी। इस गांव में जब लड़कियां जवान हो जाती है तो उन्हें पर्दा पहनना शुरू करना पड़ता है। उससे पहले वो अपना चेहरा दिखा सकती है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं दिखा सकती। गौरी अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो खेलने के लिए जा सकती है। ये सुन उसकी माँ गुस्से में बोलती है कि अब वो बड़े हो गई है और किसी का भी उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। गौरी कहती है कि मेरा पर्दा फंक्शन तो कल है, तो आज मैं तो खेल सकती हूँ। उसी समय वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी आती है
और वो डरते हुए बोलती है कि अगर किसी ने गौरी का चेहरा देख लिया तो ज्वाला अम्मा का शराब वापस आ जाएगा और मेरा बच्चा बेजान पैदा होगा। यह सुनकर गौरी बोलती है कि ठीक है, मैं घर पर ही रहूंगी। इधर सुब्बू और राजेश पुराने एक ट्रेन के डब्बे में मिलते हैं। दोनों ऐसे बैठे थे कि एक दूसरे का वो चेहरा नहीं देख सकता था। यहाँ पर सुब्बू चाहती तो राजेश का चेहरा देख सकती थी। दरअसल उन्होंने कसम खाई थी कि जब हमारी शादी होगी तभी हम एक दूसरे को चेहरा देखेंगे। अब उनकी सगाई में बस 2-3 दिन ही बचे थे और दोनों बहुत ही खुश थे। सुब्बू कहती है कि वो शादी के बाद शहर जाकर घर खरीदेंगे और वो टीचर बनेगी और वही राजेश बैंक में काम करेगा। लेकिन राजेश बोलता है कि उसे नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे घर पर ही रानी की तरह रखेगा। सुब्बू भी उसकी बात मान जाती है। उसके बाद हम गौरी के पर्दा फंक्शन को देखते हैं जहाँ पर पूरे गांव मौजूद था। सुब्बू और राजेश भी वहीं पर मौजूद थे। उसी दिन सुब्बू और राजेश की सगाई भी रखी हुई थी। वही यहाँ पर रत्नम भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वही यहाँ पर रत्नम अपने फेस पर पर्दा नहीं लगाई थी क्योंकि वह गांव के बाहर की थी। उसे पर्दा पहनने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इसी बीच अचानक किसी के हाथ से एक मैगजीन गिर जाती है। उसके कवर पर सुब्बू की तस्वीर थी। एक बच्चा उसे उठाकर एक टोकरी में रख देता है जो सगाई के सामान की टोकरी थी। वह टोकरी बिना देखे राजेश के परिवार को दे दी जाती है। वहीं जब सबने मैगजीन को देखा तो सब लोग चौंक गए क्योंकि वो सुब्बू का था और वो जान गया। वहीं अब गांव में औरत का चेहरा बाहर दिखना सख्त मना था। यहाँ पर सुब्बू का चेहरा तो पूरे गांव ने देख लिया। यहाँ पर हंगामा मचने लगा। लोग उनसे पूछने लगे कि उसने फोटो क्यों खिंचवाई। यहाँ पर सुब्बू ने कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया। वहीं हम जानते हैं कि यह फोटो तब खींची गई थी जब हवा से उसका पर्दा उड़ गया था, लेकिन इस बात से सुब्बू अनजान थी। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब उसे खुद को खत्म करना होगा क्योंकि यहाँ पर गांव में एक औरत श्रीवंती प्रेग्नेंट थी और रिवाज के मुताबिक अगर चेहरा दिखने वाली औरत अपनी जान नहीं देगी तो बच्चा बेजुबान पैदा होगा। यहाँ पर रतनम ने गाँव वाले को बहुत ही समझाने की कोशिश की लेकिन किसी ने भी उसकी बातें नहीं माना। यहाँ पर राजेश ने भी बहुत ही कहा लेकिन उसके बातों को सबने इग्नोर कर दिया। वहीं यहाँ पर श्रीवंती और उसका पति डर गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उसका बच्चा जिंदा पैदा नहीं होगा। लोग यहाँ पर बोलते हैं कि सालों पहले एक बार ऐसा ही हुआ था। जब सुब्बू की माँ प्रेग्नेंट थी तब एक औरत का चेहरा सबने देख लिया था। तब उस औरत को अपनी जान देने पड़ा और उसके बाद ही सुब्बू का जन्म हुआ था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस औरत ने अपनी बलिदान दिया आज उसी औरत का बेटा बाप बनने वाला था। गांव वाले बोलते हैं कि सुब्बू का चेहरा सबके सामने आ चुका है। ऐसे में अब बलिदान देने की बारी सुब्बू का है क्योंकि अगर श्रीवंती की होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ तो वो सुब्बू को कभी भी माफ नहीं करेगा। यहाँ पर सबका कहना था कि सुब्बू को अपनी जान देनी होगी। वहीं रतनम उसे भागने के लिए बोला लेकिन सुब्बू ने साफ मना कर दिया कि मेरी वजह से किसी बच्चे का जान पर असर नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर वो खुद को खत्म करने का डिसाइड कर लेती है। अब मरने से पहले सुब्बू लास्ट टाइम राजेश से मिलती है और बोलती है कि वैसे भी मैं मरने ही वाला हूँ तो क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ। यह कहकर वो अपना पर्दा हटाती है लेकिन राजेश फिर भी उसका चेहरा नहीं देखता। बस उसे गले लगा लेता है और अलविदा कहकर वो वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन गांव के रिवाज के मुताबिक पूजा पाठ के बाद सबके सामने सुब्बू को कुएं में कूदना था। यहाँ पर राजेश और रतनमा ने सुब्बू को रोकने की बहुत ही कोशिश की लेकिन गांव वाले उसकी नहीं सुनी। गांव वाले रतनमा के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर थमा दिया और सुब्बू को कुएं में उतरने को कहा। उससे पहले सुब्बू वहाँ सच बोलते हुए बोलता है कि मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, मैंने किसी को भी फोटो नहीं दी। अगर देवी माँ को ऐसा लगता है कि मैं बेगुनाह हूँ तो वो मेरी जान बचा लेगी और उन्हें लगा कि मैंने गलती किया है तो वो मुझे मार देगी। यह कहकर वो कुएं में उतर जाती है और तभी हम देखते हैं कि सुब्बू के पानी में उतरने के बाद ही वहाँ पर तेज हवा चलने लगती है और देवी माँ की अखंड ज्योति भी बुझ जाती है। यह देखकर कुछ औरतें दौड़कर गाँव वाले के पास जाकर बोलती है कि उसे जल्दी से बाहर निकालो वरना यहाँ पर अनर्थ हो जाएगा। यह देखकर गाँव वालों भी समझ गया कि ये सब गलत हो रहा है, सुब्बू बेगुनाह है और देवी माँ नाराज हो गई है। यहाँ पर राजेश जल्दी से कुएं में कूदकर सुब्बू को बचा लेता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि गाँव वालों का डर यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। तब वहाँ पर रतनमा बोलती है कि अगर आप लोग एक बेगुनाह लड़की को फिर से मरने पर मजबूर करेंगे तो इससे ज्वाला माँ फिर से गुस्सा हो सकती है, इससे गाँव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। हमें सुब्बू को अपनी
बेगुनाही साबित करने का एक मौका देना चाहिए। तब राजेश बताता है कि जिस फोटोग्राफर ने यह फोटो खींची है वो नॉर्थ इंडिया के धर्मशाला में है। अगर उसे जल्दी से ढूंढ लिया जाए सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। यहाँ पर फोटोग्राफर का नंबर तो मिल गया था, लेकिन उसका कॉल वहाँ पर नहीं लग रही थी। तब यहाँ पर गाँव वाले बोलता है कि सुबू को खुद फोटोग्राफर को ढूंढना होगा। वो यहाँ आकर सभी को बताएगा कि फोटो उसकी मर्जी के बिना खींची गई थी या उसने खुद अपनी मर्जी से खिंचवाई थी। लेकिन यहाँ पर सुबू का एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो कभी भी आज से गांव के बाहर तक कभी भी नहीं गया था और गांव वाले ने बोला था कि ये काम उसे अकेला ही करना पड़ेगा। और गांव वाले ये भी धमकी दी थी कि अगर तुम गांव से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं छोड़ूंगा। तब सुबू ने यहाँ पर डिसाइड किया कि वो हर हाल में उस फोटोग्राफर को ढूंढ कर रहेगी और इसीलिए वो धर्मशाला जाने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सुबू के साथ रतनमा भी होती है, वो भी उसके साथ उस फोटोग्राफर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वही धर्मशाला पहुंचते ही रतनमा की दोस्त की बेटी अम्मी उनकी मदद करने वाली थी। दरअसल अम्मी की मॉम ने उसे फोन करके गांव की पूरी समस्या उसे बता दी थी और उसे मदद करने के लिए भी बोली थी, इसीलिए आमी वहां पर मान जाती है और आमी सुबू और रतनमा को लाने के लिए स्टेशन जाती है। लेकिन भीड़ में सुबू कहीं पर भटक जाती है। वही वहां पर सुबू देखा कि वही मैगजीन वाली उसका फोटो बहुत ही बड़ा बिल्डिंग पर लगी है। वही वहां पर खड़े लोग उसी को देखे जा रहे थे। ये सब देखकर डर के मारे सुबू वहां से भागकर किसी दूसरे घर में जाती है और वो वहां पर चिल्लाते हुए रोने लगती है। वही यहाँ पर रतनमा और आमी उसे ढूंढते हुए वहां पर आ जाती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है। सुबू रोते हुए बोलती है कि उसकी तस्वीर सब आदमी ने देख लिया है। ये सुनकर आमी उसे समझाती है कि गांव वाले अंधविश्वासी है, किसी औरत का फेस देखने से बच्चे बेजान पैदा नहीं होते। तब सुबू बताती है कि उनके गांव में अगर कोई औरत अपना चेहरा दिखा देती है तो उसे खुद का प्राण देने पड़ती है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहे। यहाँ पर आमी बोलती है कि अगर कोई औरत खुद को खत्म नहीं करती तो शायद आज तक ये अंधविश्वास रहता ही नहीं। ये सुनकर सुबू सोच में पड़ जाती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि आमी खुले विचारों वाली लड़की है, उसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं था, वो अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना चाहती थी। अब यहाँ पर वो लोग धर्मशाला जाते ही उन्होंने एक कमरा लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रात में सुबू आमी के पास जाकर अपनी दुख भरी कहानी बताने लगती है कि गांव वालों ने कहा है कि गर्भवती श्रीवती 1 महीने के बाद बच्चा डिलीवरी करेगी। उससे पहले सुबू को उस फोटोग्राफर को ढूंढना होगा और अपनी बेगुनाही को साबित करनी होगी, वरना उसे भी खुद को खत्म करना पड़ेगा ताकि उसके बच्चा सुरक्षित रहे। यहाँ पर सुबू की हालत देखकर उसे बहुत ही दुख होता है। वहीं उसी बीच हम देखते हैं कि उस फोटोग्राफर का सुबू के पास कॉल आता है। वहाँ पर वो फोटोग्राफर उसे इंग्लिश में बतियाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह था कि सुबू को इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए वो आमी को बुलाता है, लेकिन तब तक वो कॉल कट जाती है। वहीं उधर गांव में राजेश के फादर राजेश से बोलता है कि भले ही सुबू बेगुनाह हो लेकिन उससे तुम शादी मत करना क्योंकि उसका चेहरा सबने देख लिया है। ये सब सुनकर धीरे धीरे राजेश का मन भी अब बदलने लगता है। वहीं इधर बाहर की दुनिया देखकर सुबू को एहसास होता है कि जहाँ गांव की औरतें अंधविश्वास में फंसी है वहीं बाकी के लोग अपने सपने के लिए यहाँ पर जी रहे हैं। उधर राजेश दुकानों पर देखता है कि लोग सुबू की तस्वीरें वाली मैगजीन खरीद रहे हैं और उसकी तस्वीर को छू रहे हैं। ये देखकर राजेश को सुबू से अब घिन महसूस होने लगता है और सोचता है कि शायद अब सुबू से रिश्ता तोड़ना ही सही होगा। अब अगले दिन सुबू राजेश को कॉल करती है, लेकिन उस वक्त हम देखते हैं कि राजेश अपनी शादी के फंक्शन में बैठा हुआ था। दरअसल वो किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर रहा था। यहाँ पर सुबू का कॉल राजेश के फादर उठाकर सारी बातें सुबू को सुना देता है। यहाँ पर सुबू ये सब सुनकर हक्का बक्का हो जाती है। वो कुछ बोलती उससे पहले कुछ शराबी लोग उसे पकड़ लेते हैं, जिस वजह से सुबू वहाँ पर चिल्लाने लगती है। यहाँ पर सुबू की आवाज सुनकर आमी और रत्नम वहाँ पर पहुँचती है। वहीं शराबी उसे गाड़ी में बैठाकर छेड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आमी और रत्नम को देख वो डरकर सुबू को गाड़ी से नीचे फेंक देते हैं, जिससे सुबू को बहुत ही चोट लगती है। रोते हुए अपने कमरे में आती है और बहुत ही जोर जोर से चिल्लाती है कि माँ की बातें झूठ थी। माँ ने उसे कहा था कि यह पर्दा हमेशा उसका रक्षा करेगा, लेकिन यह मुझे कभी भी बचा नहीं सकता। ये सुनकर आमी उसे समझाती है कि तुम्हारे गांव के सारे रिवाज सिर्फ अंधविश्वास है। किसी औरत का चेहरा देखने से बच्चे का जिंदा पैदा होना पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तुम्हें इस अंधविश्वास
में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी जिंदगी का फैसला किसी दूसरे के हाथ में मत दो। यह सुनकर शुभू पूछती है कि इसे श्रीवंती का बच्चा मरेगा तो नहीं। आमी बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा पर्दा उतरने से उस बच्चे का कोई भी नुकसान नहीं होगा। और वैसे भी ज्वाला अम्मा कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई औरत अपना चेहरा ढके या किसी बच्चे का जान जाए। ये सुनकर शुभू को थोड़ा बहुत हिम्मत आ जाती है। वो यहाँ पर अब सारे अंधविश्वास को पीछे छोड़ने लगती है और अपनी जिंदगी खुलकर जीना शुरू कर देती है। पहली बार वो अपना पर्दा हटाती है और अब उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाकी लोग उसका चेहरा देख रहे हैं या नहीं। जब उसने देखा कि उसके फोटो वाले पोस्टर लगे हैं जिसे देखकर बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे थे, उसे समझ आ गया कि उस फोटो का लेना कोई गलत नहीं था और इससे उसे कोई भी परेशानी भी नहीं हुई। तभी आमी आकर बताती है कि उन्होंने फोटोग्राफर को ढूंढ लिया है और अब वो शुभू से मिल सकते हैं। लेकिन तब शुभू बोलती है कि वो कुछ दिन और यहीं पर रहना चाहती है। उसे यहाँ पर अपनी आजादी पसंद आ गई है। पहली बार शुभू अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही थी। यहाँ पर शुभू अपने दोस्तों के साथ पहाड़ की ओर घूमने चले जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि वहाँ आए हुए माउंटेन क्लाइंबर्स अपने बकेट लिस्ट डायरी में वो ख्वाहिशें लिख रहे थे जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। यह देखकर शुभू भी अपनी बकेट लिस्ट बनाती है और उसमें वो लिखती है कि वो अभी बिना पर्दा के अपने गांव जाना चाहती है और वहाँ पर वो सबके सामने घूमना चाहती है। इसी बीच फोटोग्राफर का वीडियो मैसेज आता है। वो वीडियो मैसेज में बोलता है कि वो साउथ इंडिया की एक खास चिड़िया का फोटो लेने गया था, लेकिन तभी शुभू उसके कैमरे के सामने आ गई। वो तब किसी इंसान की तस्वीर लेना नहीं चाहता था, लेकिन उस पल शुभू में वो कुछ खास देखा था, इसीलिए उसने उसके परमिशन के बगैर वो फोटो खींच ली। लेकिन वो अब माफी मांगता है कि बिना पूछे उसने फोटो छाप दी और अब वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। ये सुन शुभू बोलती है कि अब उनके यहाँ पर रहने की कोई वजह नहीं रही, अब उसे वापस जाना चाहिए क्योंकि जिस काम के लिए वो यहाँ पर आया था उस फोटोग्राफर ने खुद ही कर दिया। अब शुभू और रत्नम गांव पहुँचते हैं। वहाँ पर शुभू बिना पर्दे के ही बाहर निकलती है। वहीं गांव वाले ये सब देखकर बहुत ही हैरान रह जाते हैं। गांव के सभी मर्द, बच्चे और गांव के सभी औरतें बस शुभू को ही देखी जा रही थी। तभी एक बच्चा शुभू को देख लेता है और वो जाकर शुभू के फादर और गाँव के सभी लोगों को बता देता है। यहाँ पर लोगों के मन में बस यही चल रहा था कि यह लड़की पूरे गाँव का सर्वनाश करके ही मानेगी और यहाँ तक कि अब इस गांव में कोई भी जिंदा बच्चा भी पैदा नहीं होगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि श्रीवंती के पेट में दर्द होने लगता है और उसके डिलीवरी में गांव की औरतें मदद कर रही थी। श्रीवंती बहुत ही ज्यादा दर्द के सामना कर रही थी और वो कुछ देर दर्द को झेलते ही अचानक से बेहोश हो जाती है। यहाँ पर श्रीवंती के पति फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद वो पास में ही चूल्हे से एक ईटा निकालता है और वो जाने लगता है शुभू से बदला लेने के लिए। वहीं उधर गांव वाले भी शुभू को बहुत ही गालियां दे रहे थे। यहाँ पर शुभू के पिता उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसका सिर पर्दे से ढक देता है, लेकिन शुभू उस पर्दे को निकाल फेंकती है। वहीं उधर जैसे ही श्रीवंती के पति उसे ईंट से मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर गाँव वाले को मालूम चलता है कि श्रीवंती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। ये सब सुन सभी आदमी चौंक जाते हैं। यहाँ पर अब गाँव वाले भी समझ जाता है कि उनका श्राप सिर्फ एक अंधविश्वास था। अंत में सारे गांव वाले देवी माँ से प्रार्थना करते हैं और शुभू से भी माफी मांगते हैं और उसे बहुत ही सम्मान देता है। यहाँ पर शुभू एक मसाल लेकर देवी माँ की मूर्ति पर पड़े पर्दे को भी जला देती है। यह देखकर गांव की सारी औरतें अपने चेहरे से पर्दा हटा लेती है और हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि शुभू ने उस फोटोग्राफर से बोला था कि जब गांव की औरतें अपना पर्दा छोड़ेगी तब वो वहाँ पर आकर उस फोटो को छापे और वो फोटोग्राफर ऐसा ही करता है। फोटोग्राफर वहाँ पर आकर उसकी एक नई तस्वीर छापता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, पर्दा मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि यह हर उस औरत की आवाज है जिसने अपनी जिंदगी का फैसला किसी और के हाथों में सौंपा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि औरत की सबसे बड़ी ताकत है उसके सपने और उसका सपना किसी भी पर्दे में छुपना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।